नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। आज न्यूज़ 18 इंडिया का काफिला, आपके कार्यक्रम गूंज का काफिला पहुंच चुका है मुंगेर। आज पूरा बिहार डूबते हुए सूरज को अर्घ देगा। इंतजार इस घड़ी का हो रहा है कि सूरज देवता डूबेंगे और उनको शुक्रिया अदा किया जाएगा, ये कहते हुए कि आप पूरे वर्ष हमारे लिए जलते रहे ताकि हमारी जिंदगी रोशन हो। ये इकलौता ऐसा पर्व है जहां पर डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। हम बिल्कुल गंगा मैया के घाट पर ही मौजूद है। आपको पीछे से आवाजें सुनाई दे रही होंगी लोकगीतों की, जहां पर छठी मैया को लुभाने की, उनको प्रसन्न करने के गीतों की बौछार लगी हुई है। लेकिन इन गीतों के साथ, छठ की गूंज के साथ, अगर कोई और गूंज पूरे बिहार में सुनाई पड़ रही है तो वो है सियासत की गूंज। और अभी जो मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है छठ के इस पर्व में भी, वो है वक्फ कानून का मुद्दा। और ऐसा क्यों? कहने को तो ये कहा जा सकता है कि भैया ये तो कुछ महीनों पुराना मुद्दा है, ये अचानक कहां से उठ खड़ा हुआ ये है कि तेजस्वी बाबू ने अभी एक मंच से ये कहा कि हम आए तो वक्फ कानून को हटा दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा इसलिए उनको कहना पड़ा क्योंकि 23 अक्टूबर को जब महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें उप मुख्यमंत्री पद का ऐलान हुआ कैंडिडेट के तौर पर, और उसमें कुछ अगर छूटा तो वो था दलित और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। बस इसी बात को AIMIM की तरफ से लपक लिया गया, या ये कहिए कि कैच लपक लिया गया। और AIMIM जो पिछली बार 5 सीटें लेकर आया था, ये पार्टी जो सीमांचल के इलाके में भव्य प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही थी, उसने कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठाकर मुसलमानों में ये भावना और ये धारणा डालने की कोशिश की कि हम इकलौते हैं जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मामला जब मुस्लिम वोटों को आता है तो वो NDA के पास तो जाने से रहा, बहुत कम मात्रा में जाएगा, अगर जाएगा भी तो नमक की तरह, ऊंट के मुंह में जीरे की तरह। तो ये मुस्लिम वोट जाएगा कहां? ये मुस्लिम वोट या तो AIMIM के पास जाएगा, कह रहे हैं PK के पास भी जा सकता है, लेकिन ये ट्रेडिशनल वोटर किसका है? ये ट्रेडिशनल वोटर है MY समीकरण वाला M, जो जाता है RJD के पास। और जब इस तरीके के सवाल AIMIM की तरफ से उठाए जाते हैं कि दरी उठाने के लिए मुसलमान रह गया है क्या, तो फिर तेजस्वी बाबू को फ्रंट फुट पर खेलना पड़ता है, ये बताते हुए कि मैं आया तो मुसलमानों का रक्षक बन जाऊंगा, वक्फ कानून को मैं फाड़ कर उस कानून को फेंक दूंगा। अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं प्रैक्टिकली क्या वो पॉसिबल है, या फिर एक चुनावी नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि देश की संसद से ही इस कानून में कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। और क्या विपक्ष आज की तारीख में उस हैसियत में है? क्योंकि कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? ये कहता है 2 तरीके हैं कि आप इस कानून को बदल सकते हैं। पहला क्या है कि सरकार संसद में एक विधेयक लेकर आए और उस विधेयक को 2/3 बहुमत के साथ दोनों ही सदनों में पास करना होगा, ठीक है। और ये हक कैसे मिलता है? संविधान में शक्ति मिलती है अनुच्छेद 245 के तहत। अब ये 245 क्या है? संसद को कानून बनाने की ये शक्ति देता है, सरकार को निरसन और संशोधन यानी रिपील और अमेंड करने की शक्ति 245 में आर्टिकल में दे रखी है। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए, और सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में प्रथम दृष्टया क्या देखता है? प्रथम दृष्टया वो ये देखता है कि कहीं संविधान के खिलाफ तो ये चीज नहीं जा रही है। और इस मसले पर तो 15 नवंबर के आसपास का ये मामला लगता है मुझे, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बकायदा 15 सितंबर, माफ कीजिएगा 15 सितंबर, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए उसे रद्द करने से इनकार कर दिया था कि हाँ कुछ संशोधन है जो किए जाने चाहिए, लेकिन प्रथम दृष्टया ये ऐसा नहीं लगता है जैसा कि विपक्ष की तरफ से दिखाया जा रहा है। कैसा? कि ये संविधान के खिलाफ है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है
जब वादों की इस तरीके की बौछार लगी है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कैसे? जैसे एक मुद्दा उन्होंने कहा कि जब हम आएंगे तो हर किसी को नौकरी देंगे, हर परिवार में सरकारी नौकरी देंगे। हमने कैलकुलेशन बिठाने की कोशिश की। 2023 में हुए जातिगत सर्वे के मुताबिक बिहार में लगभग 2,76,00,000 के आसपास जो है वो परिवार है ना। और बिहार में नौकरियां सरकारी कितनी है? 48 लाख के आसपास है। तो चलिए 48 लाख परिवारों को हम ये मानकर चलते हैं कि नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप 48 लाख माइनस करेंगे तो कितने बच जाते हैं? 2,25 लाख टू बी प्रिसाइज नौकरियां और परिवार बच जाते हैं। तो ये इतनी नौकरियां कहां से लेकर आएंगे? 2,25 लाख नौकरियां कहां से आएगी, जबकि बिहार में स्थिति 48 लाख नौकरियों की ही है। और ऐसे में अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये महज चुनावी वादे हैं क्या? और अगर महज चुनावी वादे हैं तो जनता क्या इस पर भरोसा कर रही है? अभी मुंगेर आने से पहले हम बेगूसराय में मौजूद थे। एक इलाका था जहां पर युवाओं ने ये कहा कि मैडम ये गुणा भाग आप मत कीजिए, हमें तो तेजस्वी बाबू की नीयत जो है वो अच्छी लग रही है कि उन्होंने कहा है कि वो हर परिवार को नौकरी देंगे। नीयत देखिए आप, तो एक नैरेटिव तो सेट कर लिया तेजस्वी यादव ने कि मैं आया तो नौकरी दूंगा। क्या इसी तर्ज पर एक और नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, चाहे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, कि मैं आया तो वक्फ कानून को खत्म कर दूंगा? आज इसी पर है गूंज। शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धनंजय गिरी जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मोहम्मद फैज अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिल्लारी जी, वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी, दोनों आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वारिस पठान, शुरुआत आपसे हो रही है। ये जो वक्फ बिल कानून हो गया, अब तो वक्फ कानून को, वक्फ लॉ को जो फाड़ कर फेंक देने वाली बात है तेजस्वी बाबू की, उस पर आपको कितना यकीन है? या फिर ये आपने जबरदस्ती उनसे बुलवा दिया है? आपने खेली ऐसा कह दिया और कर दिया कि क्यों नहीं है ये जो उप मुख्यमंत्री है बिहार का मुस्लिम? देखिए रूबिका जी, यहाँ पर 2-3 बातें हैं। पहले हम लोग, आपने वक्फ की बात की तो मैं वक्फ के ऊपर बताऊंगा आपको। ये वक्फ का ये काला कानून जब पेश हुआ पार्लियामेंट के अंदर, तो सबसे पहले तो असद ओवैसी साहब ने उस काले कानून को पूरे पार्लियामेंट के अंदर फाड़ के फेंक दिया। कहाँ थे तब आरजेडी वाले? उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर लेकर गए, तब वहाँ पर हमारे पार्टी के बिहार के अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब, असद ओवैसी साहब ने वहाँ पे फाइल किया है पिटीशन। क्या आरजेडी की किसी ने फाइल किया है क्या पिटीशन वहाँ पे? तो ये दर्शाता एक ही बात है कि चुनाव के पहले ही इनको मुसलमानों के वक्फ की चीज़ें याद आ जाती है। जब तक, अब तक क्यों याद नहीं था इनको? इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं ना कि इनकी नीयत के अंदर खोट है। चुनाव के पहले मुसलमान हमारा भाई, उसके बाद अपना काम बनता, भाड़ में जाए मुसलमान जनता। आप देखिए रूबिका जी, 2% वाला मल्ला साहनी बन सकता है उप मुख्यमंत्री, 14% वाला यादव बन सकता है मुख्यमंत्री, मगर 19% वाला मुसलमान का कोई अता पता ठिकाना नहीं है। क्या वो नहीं बन सकता? क्या बिहार में 19% में इनको कोई एक ऐसा चेहरा नहीं मिला जो बिहार का उप मुख्यमंत्री बन सके? मगर नहीं, इनने तो एक चीज सोच लिया ना कि मुसलमान का वोट तो हमारे बाप की जागीर है, ये कहाँ जाएगा? हम रमजान में जाएंगे उनके यहाँ, वो हमको खजूर खिलाएंगे, हम उनको टोपी पिना के निकल आएंगे। अब रमजान, अब चुनाव के पहले मुसलमान को आप टोपी वाले को, दाढ़ी वाले को अपने साथ हेलीकॉप्टर के अंदर बिठा दोगे, उसके बाद में क्या करोगे? चुनाव के बाद उसको उसी हेलीकॉप्टर से लात मार के फेंक दोगे। अरे आप तो अपने स्टेज के ऊपर मुसलमान को नहीं बिठाते। आपने इतनी बड़ी रथ यात्रा निकाल दी जिसमें सैनी साहब थे, राहुल बाबा थे, तेजस्वी यादव थे। बताओ मुझे रूबिका जी, मुझे कोई एक फोटो बता दो जहां पर कोई एक दाढ़ी वाला, टोपी वाला मुसलमान आपको दिख गया हो। दूर दूर तक कोई नहीं था। और जब हम जाकर बात कर रहे हैं हिस्सेदारी की, क्या हो मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना है, हिस्सेदारी की क्या फायदा है? वारिस पठान, क्या फायदा है? आप दाढ़ी वाले, टोपी वाले की फोटो चाहते हैं, पर मैं ये और इस हिसाब से चाहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस लिहाज से तो आपकी पार्टी में भी जो, हाँ, संख्या भारी, तो उस लिहाज से तो आपकी पार्टी का अध्यक्ष एक नॉन मुस्लिम होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हिंदुओं की है, मेजॉरिटी की है। तो फिर बना दीजिए अध्यक्ष। बहुत अच्छा सवाल आपने कर दिया।
बहुत अच्छा सवाल आपने कर दिया रूबिका जी। इनका स्लोगन था महाविकास आघाड़ी का, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस हिसाब से तो मुसलमान 19% इन्होंने कितने जन को टिकट दे दिया पूरे बिहार में। अब हमारी पार्टी का तो प्रेसिडेंट मुस्लिम है, बिल्कुल उसमें नो डाउट है, असद ओवैसी साहब प्रेसिडेंट। लेकिन हमने बिहार के अंदर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है। मौर्या साहब के साथ बनाया, क्या वो मुसलमान है? चंद्रशेखर आजाद एएसपी की जो पार्टी उनके साथ बनाया, क्या वो मुसलमान है? नहीं, तो हमने तो हमारी पार्टी के कोटा से भी हमारे नॉन मुस्लिमों को टिकट दिया है। बताओ मेरे को सवाल करो, बीजेपी से मुसलमान को टिकट दे दिया इलेक्शन में? अरे आजादी के बाद से अब तक पहली मर्तबा सेंट्रल मिनिस्टर कोई नहीं है मुसलमान। आपने कितने हिंदुओं को टिकट दे दिया, आपने कितने सिखों को टिकट दे दिया, आपने कितने जूस को टिकट दे दिया, तमाम तरीके की बातें आ जाएंगी। मैं कह रही हूँ, पिछली बार आप लोग चुनाव लड़े थे ना, सीमांचल में बहुत गजब का काम किया आप लोगों ने, मतलब जीत कर। काम किया कि नहीं किया वो तो कैसे पता चलेगा? आपके सारे के सारे विधायक चले गए दूसरी पार्टी में, है ना, लेकर चले गए चुरा कर। सारे के सारे एक बचा है, आपको वोट एक ईमान वाला बचा है, अख्तर ईमान। हाँ, मतलब ओहो, बहुत एहसान कर लिया, एक बड़ा एहसान कर लिया। चार मुसलमान नहीं सुनिए, चार तो चार आपके जो विधायक गए, वो क्या थे? वो बेईमान थे। अरे रूबिका जी, वो जो सुनिए नहीं, वो चार जो गए वो अपना ईमान का सौदा कर दिया और आरजेडी वाले ने उनके ईमान को चुनिंदा रुपयों के अंदर खरीद लिया, मगर सीमांचल की जनता ने करारा जवाब दिया। और उसका इफेक्ट ये हुआ कि आरजेडी ने 4 में से 3 को टिकट भी नहीं दिया। अरे आप चेक करो, 4 में से 3 को तो टिकट भी नहीं दिया। लेकिन वारिस पठान, को जो टुकराएगा, आप लोगों का, वारिस पठान, आप क्या चाहते हैं? वारिस पठान, आप क्या चाहते हैं? एआईएमआईएम क्या चाहती है? आरजेडी क्या चाहती है? कांग्रेस क्या चाहती है? कि बिहार में एनडीए की सत्ता ना आए, ठीक है? आप लोग यही चाहते हैं ना। अब जब एनडीए की सत्ता ना आए तो उसके लिए आपका एमवाई प्लस दलित प्लस ईबीसी सबको एक साथ आना पड़ेगा, तभी एनडीए को हरा पाएंगे। अब तो आप तो आपस में ही लड़ रहे हैं, नहीं मुसलमान वोट तो एआईएमआईएम को पड़ना चाहिए, नहीं मुसलमान वोट तो आरजेडी को पड़ना चाहिए। आप दोनों में मुसलमान वोट 18% के लिए आप लड़ के मर जाएंगे, क्या हो जाएगा बताइए? नहीं, कोई मरने वाला नहीं है, तो साथ जिंदगी रहेगी इंशाल्लाह, बहुत लंबी उम्र है, अल्लाह ने दिया है, जिएंगे। नहीं, सुनिए बात क्या है इधर रूबिका जी, हमने इनको क्या बोला, आइए साथ में गठबंधन करते हैं, अलायंस में 6 सीट हमको दे दो। 5 तो हमारे एमएलए थे, हमने ज्यादा मांगा, उन्होंने नहीं दिया। वजह क्या थी कि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, इसलिए बीजेपी को हरा रहे। मगर यह इनको तो ऐसा लग रहा है कि एरोगेंसी, तो हमको तो ये लग रहा है कि ये चाहते ही नहीं है कि बीजेपी को हराया जाए, ये चाहते ही नहीं है कि एनडीए को हराया जाए, वरना बोलते कि ठीक है चलिए आ जाइए 6 सीट टूट जाने। आगे बढ़ा रही हूं मैं। आप कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं नियत में खोट है। कन्हैया भिलारी जी यहाँ पर मौजूद है। कन्हैया जी, एआईएमआईएम, ये मैं ये जानना चाह रही हूँ, एआईएमआईएम मुसलमानों के लिए खेल रहा है, एआईएमआईएम संविधान के लिए, वक्फ के लिए खेलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर जैसा आरोप लगता रहता है ये तो बी टीम है, ये तो सी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की? क्योंकि वोट तो बटेगा ना। अब वो बताएंगे कि वो कौन टीम है, और ये जनता भी जानती है, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, सब कुछ जानता है कि ये कौन टीम है और ये क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। लेकिन सवाल आपका है कि ये तेजस्वी यादव ने जो कहा, ये संभव है या असंभव है? मूल सवाल आपका ये है रूबिका जी, कि संभव है या असंभव है? बिल्कुल। अभी जितने जंगे मैदान में जितनी पार्टियां हैं, वो जो कुछ भी बोल रही हैं वो संभव है? आप बताइए। जो वादे किए जा रहे हैं, जो सपने दिखाए जा रहे हैं, हम थोड़ा सा पीछे, आपको कल भी मैं कहीं जुड़ा हुआ था, यही सवाल आया था और मैंने जवाब दिया था। आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे थे कि हम 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, आपको लगता था कि ये संभव है? 100 वर्ल्ड क्लास के यूनिवर्सिटी बना देंगे, आपको लगता था कि ये संभव है? 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, आपको लगता था कि ये संभव है? सोना का भाव एकदम कंट्रोल में हो जाएगा, रुपया का मूल्य बढ़ जाएगा। उससे पहले तो लग रहा था ना कि संभव नहीं है, लेकिन कई चीजें अचीव कर ली ना भिलारी जी। आप बता दीजिए कि अचीव नहीं कर पाए हैं। असंभव ही लग रहा था कि सड़कों का जाल बिछा देंगे, असंभव लग रहा था। नहीं, अभी मैं आई हूँ बेगूसराय से मुंगेर की तरफ। भिलारी जी, 2001 में वादा किया गया था कि ब्रिज बनेगा, है ना? वो असंभव लग रहा था 2001 में, फिर असंभव लगा 2005 में, फिर असंभव लगा 2010 में, फिर असंभव लगा 2015 में, और अब 2022 में जाकर लग रहा है संभव था। ये तो संभव था। 3.5 किलोमीटर का ब्रिज बनाया जा सकता था। ये ठीक है। 2001 से लेकर 2022 तक कैसे हो गया ये संभव?
नहीं, ये जो है, ये जो बता रही हैं, ये तो नीतीश कुमार की देन है। ये नीतीश कुमार की देन है। मैं नीतीश कुमार, मैं दूसरी तरफ आपको, आप दूसरे तरफ मुझे ले जा रही हैं। ये क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गए? 100 वर्ल्ड क्लास का यूनिवर्सिटी बन गया? जो एमपी अपने क्षेत्र में गोद लिए थे गांवों को, वो आज हालत देखी है जा करके? उनकी हालत क्या है? तो कुर्सी पाने के लिए, सत्ता पाने के बहुत वादे किए जाते हैं। नीतीश कुमार ने वादा किया। आप ये कह रहे हैं कि जो वादे इस वक्त तेजस्वी बाबू कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जुमला है, बस, है ना? जीतने के लिए जुमला है। बस आप मान रहे हैं इस बात को? बिल्कुल। इस पर क्यों जुमला देने के लिए किसी की पेटेंटिंग नहीं है। ये भी जुमला देंगे, पहले भी जुमला दिया गया था, ये भी दे रहे हैं अपना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, सब जुमला दे रहे हैं, सब जुमला दे रहे हैं। और इसीलिए धनंजय गिरि जी, भाई आप अगर कह सकते हैं बड़ी बड़ी वादे और दावे कर सकते हैं, तो फिर तेजस्वी बाबू भी कर सकते हैं कि मैं आया तो कानून फाड़ के फेंक दूंगा कूड़ेदान में। बोलने में क्या जा रहा है? कोई खर्चा तो हो नहीं रहा है। रूबिका जी, आज चैनल पर, पैनल पर और देश की तमाम जनता को छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तेजस्वी जी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी के सारे तिकड़म इस चुनाव में जब फेल कर गए, तेजस्वी जी के सारे तिकड़म फेल कर गए, पढ़ाई लिखाई, कमाई, दवाई, सब कोई काम न जब आया भाई, जब उन्होंने नौकरी का लालच दिखाया, नौकरी भी किसी के गले उतर नहीं पाया कि भाई हर घर को कैसे नौकरी। तब दूसरी तरफ एक पार्टी है जो भाई, उनका तो एजेंडा क्लियर है वारिस भाई का, ऑल इंडिया इत्तेहाद मुसलमान, वो तो क्लियर है अपना, उनका फंडा क्लियर है। उनका 4 विधायक लेकर उनको लाचार किया था आरजेडी ने। तो जब आरजेडी ने घोषणा किया उप मुख्यमंत्री का, तो उन्होंने लपक लिया कि किसको कद्दू और किसको लड्डू, अब यहाँ पे फंस गया। आज तक बिहार में आरजेडी ने मुसलमान वोट को अपनी मिल्कियत समझा है। जब उनको लगा कि ये मिल्कियत हमारी हमसे दूर कहीं जाएगी, तो उन्होंने एक नया सगुफा छोड़ा। अब तरबूजा और तजुर्बा में तेजस्वी जी को अंतर समझ में नहीं आता है, तो उनसे स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंस लिस्ट की बात तो बेईमानी है करना। और वो भी बाकी लोगों ने उनको बताया भी होगा कि ये संभव नहीं है। लेकिन जो तमाम की तरह की उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड रहे, पिताजी से लेकर उन तक विरासत में मिली सियासत को और पिताजी के तमाम पाप को लेकर के जो चल रहे हैं, जिस पर केस मुकदमे में वो हाजिर हो, तेजस्वी हाजिर हो चल रहा है, तो किसी तरह से उनकी तड़प है कि सत्ता आनी चाहिए। और सत्ता में जो एम और वाई फैक्टर पिताजी ने जोड़ा था, उसमें का एम को कह रहे हैं कि जो पिता के टाइम पर हुआ है वो अब नहीं होगा। वो कह रहे हैं मैं नया बिहार बनाने में यकीन रखता हूं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुझे मौका दीजिए, मैं नए बिहार की बात कर रहा हूं। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि मेरी परछाई भी भ्रष्टाचार करेगी तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। कह रहे हैं ना, बड़े बड़े वादे तो हो ही रहे ना मंचों से। एकदम रूबिका जी, अगर ये बात वो कह रहे हैं तो बाप के पाप से कमाई हुई प्रॉपर्टी और प्लॉट जो उनके गले में माला के तौर पर लटका, उसको छोड़ दे। इस समाज ने हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को स्वीकार कर लिया क्योंकि उसने हिरण्यकश्यप के पाप से अपने आप को अलग कर लिया। वो कहे कि जो जिस बाप के पाप से कमाई हुई तमाम दौलत, वो तमाम 143 तमाम चीजें नौकरी के नाम पर गले में लटकी हुई है। 1 मिनट रूबिका जी, लेट मी कंप्लीट। ओके कन्हैया जी, लेट मी कंप्लीट। उसके बाद कन्हैया जी बोलते हैं। रुकिए ना धनंजय जी, मैंने पूरी बात सुनी, मेरी पूरी बात सुनिए, रुकिए ना, मुझे अभी डिबेट दूसरों से ओपनिंग रिमार्क लेने दीजिए, फिर मैं आती हूँ। कन्हैया जी असल में डिबेट कहाँ से कहाँ चला जा रहा है। आपका सवाल बड़ा मौजूद था और जो सवाल आपने उठाया है एजेंडा बहुत मौजूद है कि भाई जो वादे किए जा रहे हैं क्या पूरे किए जाएंगे। जितने भी वादे अभी बिहार के चुनाव में कोई भी कर रहा है रूबिका जी, कहीं से कोई पूरा नहीं होने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये कुर्सी पाने की, गद्दी पाने की है। अभी हाल ही में रेलवे मंत्री ने कहा कि 12,000 ट्रेन चलाए जाएंगे व्रतियों को लाने के लिए। हुआ पूरा? आपको और थोड़ा सा अगर समय दीजिए तो बता, यही जो बैठे हैं धनंजय जी हमको बताएं, मार्च के महीने में वन नेशन श्रेष्ठ भारत क्या बना था, जिसमें छठ व्रतियों को जो प्रवासी बिहारी हैं उनको इनका बना था। वो तरुण चुग जी के नेतृत्व में 100 लोगों की एक टीम बनी थी कि सारे लोगों को लाना है बिहार में, अपने खर्चे से लाना है, ले जाना है सारे सुविधा के साथ, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगा। वो प्रोजेक्ट को इन्होंने समाप्त कर दिया। धनंजय जी जवाब दो, बेलारी जी मेरी बात सुनिए ना। नहीं बेलारी जी मेरी बात सुनिए। मैं कह रही हूँ कि ठीक है, आपकी बात को आप पत्रकार हैं, आप बरसों से राजनीति को कवर कर रहे हैं। जितने भी नेता वादे करते हैं आप कह रहे हैं झूठे होते हैं, कभी वो पूरे नहीं होते हैं। लेकिन इसमें हमको रेशियो देखना होगा, और रेशियो आप जब देखेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बावजूद सुनिए ना सर, उसके बावजूद
ये जो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि मैं जब आया तो वक्फ कानून को फाड़ कर फेंक दूंगा कूड़ेदान में, ये क्यों कहना पड़ रहा है उनको? क्यों कह रहे हैं वो ये बात? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने क्यों कहा कि यह जुमला था? क्यों कहा कि यह जुमला था? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए क्या जुमला था? अरे जय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोले थे कि 2 करोड़ हर साल नौकरियां दी जाएगी, और उस समय उन्होंने कहा था, अरे सर उसके बाद तो पूरी, सर उसके बाद तो पूरी, नहीं 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 सर, उसको बाद में खूब तोड़ मरोड़ के रखा गया है। आप समझिए बिल्कुल ये वैसी बात हो गई है। अभी हाल फिलहाल में आपको कुछ इंटरव्यूज देखने चाहिए, बोला कुछ जाता है और उसको बाद में एक वर्ड जो है इत्मीनान से उसको एकदम स्क्वीज करके रख देता है। वो जुमला किस परिप्रेक्ष्य में बोला था वो आप भी जानते हैं। और 2 करोड़ से कई ज्यादा नौकरियां देने का दावा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। मैं आपसे इस समीकरण को समझना चाह रही हूं कि जब तेजस्वी बाबू ये कहते हैं कि ये कानून में फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक दूंगा, ये एक मैसेज देने की कोशिश है ना, मतलब खींचतान है ना एक वोट बैंक को लेकर। बाकी किसी में ये खींचतान नहीं दिख रही है। हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद फैज साहब भी है और अतीकुर रहमान साहब भी है। मोहम्मद फैज, AIMIM कह रहा है कि ये काला कानून है, 18% मुसलमान हैं, उनको आप बनाते नहीं है उप मुख्यमंत्री, ऊपर से ये वादा जरूर करते हैं कि वक्फ बिल जो कानून जो हम फाड़ कर फेंक देंगे। लड़ाई तगड़ी चल रही है और दूसरी तरफ बीजेपी है जिसको वोट दो, वो उनके बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, गिरिराज बाबू कह रहे हैं हमको नहीं चाहिए इनका वोट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सभी को छठी मैया की बहुत बहुत बधाई, छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई। आदरणीय रूबिका जी, मैं ओवैसी साहब की एक बात से सहमत भी हूँ और एक बात से असहमत भी हूँ। इन्होंने जो बात कही कि भाई 13% वाला मुख्यमंत्री, 2.6% वाला उप मुख्यमंत्री और 17% वाला खतरे में, यानी कि मुसलमान का वोट पूरा लिया, लेकिन जब मलाई बांटने की बात आई तो मुसलमान को कुछ भी नहीं दिया, मुसलमान को अछूत नहीं बनाया, मुसलमान को धनिया मिर्ची बनाया। यानी कि आलू पैसा देकर खरीदा, टमाटर पैसा देकर खरीदा, धनिया मिर्ची फ्री में हमारी झोली में डाल दो तो मुसलमान का वोट धनिया मिर्ची की तरह है, इस तरीके से इस्तेमाल किया। बिल्कुल मैं इस बात पे सहमत हूं। लेकिन एक असंवैधानिक बात ओवैसी साहब ने भी कही और तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने भी कही कि इस वक्फ कानून को हम फाड़ कर फेंक देंगे। आप अपनी स्क्रीन में लगातार चला रही है, किसी भी कानून में संशोधन या रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है, संविधान के अंतर्गत या 2/3 बहुमत से उसे परिवर्तन किया जाता है। आप फाड़ कर फेंक देंगे, गैर संवैधानिक बात है। तो आप लोग संविधान की कॉपी जेब में लेकर घूमते, अपने आप को बैरिस्टर होने का दावा करते हैं और असंवैधानिक गैर कानूनी बात करते हैं, तो इस बात को समझना चाहिए। दूसरी बात, आपने खुद स्वीकार किया, इन्होंने हमारे AIMIM के प्रवक्ता साहब वारिस पठान जी ने, कि ईमान बेच दिया, पार्टी के विधायकों ने ईमान बेच दिया। ये ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो ईमान बेच देते हैं। और ईमान क्या है? यदि 6 टिकट इनको मिल जाती, 6 सीट, तो इनका ईमान भी बिक जाता। अभी तक इसलिए नहीं बिका हुआ है क्योंकि 5 ही देने का ऑफर आया। ये कह रहे हमको 6 दे देते तो हम उस पर तैयार हो जाते। यानी ये भी टोकरी में अपना सड़ा हुआ आलू लेकर बैठे हुए हैं कि कोई आए ऐसे ही चखने की दुकान वाला और इनको खरीद कर ले जाए। कोई इनको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ओके, इनको खरीदने के लिए वारिस पठान जवाब दीजिए। धनिया मिर्ची, देखिए यहाँ पे मुसलमानों के वोट को धनिया मिर्ची बना दिया है। धनिया मिर्ची आलू, ऐसा लग रहा है रूबिका जी आपका डिबेट स्टूडियो में नहीं हो रहा है, मैं ऑफिस में नहीं बैठा हूँ, बाइकल्ला की वेजिटेबल मार्केट में बैठा हूँ। धनिया मिर्ची आलू टमाटर गाजर काकड़ी मूली नहीं, मैं तो बिहार में हूँ, सब्जी मंडी अगर लगानी है तो बिहार। मैं मुंबई में ऑफिस में बैठा हूँ, मगर ऐसा लग रहा है धनिया मिर्ची आलू टमाटर गाजर काकड़ी मूली ये सब की बात हो रही है। मैं आपसे बात करना तो यही तो बनाकर रख दिया है ना आपने मुसलमानों को। कोई अगर चला गया, यही तो बात क्या है, विकास की है। नहीं, मुसलमानों को हम तो सत्ता में नहीं है ना, यही तो 70 साल से जो मुसलमान
70 साल से जो मुसलमान बैकवर्ड है उसकी वजह क्या है? यही है ना कि ये लोग सत्ता में रहे मगर मुसलमानों का कोई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं किया। अब बीजेपी और एनडीए से तो कोई उम्मीद थी नहीं किसी को कि वो तो एक टिकट भी नहीं देंगे, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे के बाद से लेकर अब तक ये देखा जा रहा है आजादी से लेकर अब तक पहली मर्तबा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई मुसलमान मंत्री नहीं है। आपके लिए परसेप्शन क्या है मार्केट में? आपके लिए परसेप्शन क्या है मार्केट में? आते हैं, वोट काटते हैं, फिर उसके बाद उनके विधायक चुने जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं, बेईमानी कर जाते हैं। तो कौन से विधायक नहीं चले गए? अच्छा सुनिए, पूरा के पूरा उद्धव ठाकरे का गढ़ चला गया शिंदे के पास, तभी आपने चिल्ला पुकार नहीं किए। पूरा के पूरा लोग उठ के बीजेपी में चले गए, तब आपने चिल्ला पुकार नहीं की। शिवसेना के उद्धव ठाकरे का तो पूरा गढ़ चला गया। शरद पवार वाले जितने लोग थे उधर आपको थोड़ी बुलाती मैं डिबेट के लिए, अरे उस डिबेट में आपको थोड़ी बुलाती, 4 गए तो बवाल, आपका कोई स्टेक ही नहीं था, वो हल्ला मच गया। हमने तो बहुत डिबेट की है वारिस भाई उसमें। अरे कितने लोग चले गए? नहीं कितने लोग चले गए? अरे भाई जुम्मा खुद बोल रहे ना हमारे जो गद्दार गए, 5 दिन हुए सियासत सीखे हुए, और 5 में से 4 दिन अगर चले जाएं तो आपसे सवाल भी ना करें। वारिस भाई ये तो गलत बात है ना। नहीं सवाल करिए, 20 सेकंड में बात खत्म कीजिए। मेरे 2 और मेहमान, जवाब भी दे रहा हूँ। अगर वो ठीक है, जवाब मैं दे रहा हूँ रुबिका जी। वो जो 4 गए हैं उन्होंने अपने ईमान का सौदा किया, उनको किशनगंज की जनता ने जवाब दे दिया। इतना ही, जिसके पास गए आरजेडी ने, जिन्होंने इनका ईमान खरीदा, उसने इनको लात मार दिया, टिकट भी नहीं दिया तीनों को, एक को खाली टिकट दिया। चलिए बताइए कितनी बड़ी इनके साथ गद्दारी हो गई। तो गद्दारों को पहचानो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा। आज ना घर के रहे ना घाट के, वो बोलते ना धोबी का कुत्ता, ना घर का रहा ना घाट का, वो इनका हालत होकर रह गया है। अब क्या? हाँ तो पहले जब आप लोग चुन रहे थे तब आपको जाएगा नहीं जाएगा? अरे बीजेपी में बहुत गड़बड़ चल रही है। आपको नीतीश बाबू पे कॉन्फिडेंस है कि आपके पास रहेंगे चले जाएंगे, आपके पास रहेंगे चलेंगे? चलिए बताइए मेरे को। मैं तो बार-बार इस बिहार की धरती पर सबसे यही सवाल पूछ रही हूँ। अरे भाई मैं तो सबसे यही सवाल पूछ रही हूँ। अब अनंत विजय जी और अतीकुर रहमान साहब, अनंत विजय जी, वारिस भाई रुक जाइए, वारिस भाई रुक जाइए। अनंत विजय जी, ये मामला कहाँ पर आकर टिक गया है? लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे। यहाँ पर किसी भी आम बिहारी से पूछिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ईबीसी हो, चाहे वो दलित हो, सब ये कहते हैं कि हमारा मुद्दा नौकरी है, हमारा मुद्दा बेरोजगारी है, हमारा मुद्दा अगर हमें पसंद आ रहा है तो विकास है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जातिगत समीकरण के बीच बीच ये मुस्लिम वोटर हमारा होना चाहिए, ये मुस्लिम वोटर हमारा होना चाहिए, झूठे झूठे दावे और वादे, 2.5 करोड़ नौकरियां दे देंगे। और बिलारी जी इस बीच ये कहते हैं कि ना आए कोई बड़ी बात नहीं है। तो जुमला है भैया, नहीं है रुबिका जी। बेलारी जी ऐसी बातों के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा था कि जिस प्रकार से बिहार का चुनाव फिर से जाति और संप्रदाय की ओर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि किसी के पास कोई एजेंडा नहीं है। जिस प्रकार से तेजस्वी जी ने अपने विकास पुरुष की एक छवि बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद वो कोशिश लगातार छीजता चला जा रहा है। वो ऐसे वादे कर रहे हैं, उनके सलाहकार जाने कहां से आ गए। कभी कह देते हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में उस बबल को पूरी तौर पर बस्ट किया, और बहुत लॉजिकली बस्ट किया आपने। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि मुसलमानों का फाड़ के फेंक देंगे। वो वक्फ, मुसलमानों को खुश करने के लिए वक्फ को, कानून को फाड़ने की बात करते हैं। तो फाड़ना चीरना तो आरजेडी के डीएनए में है। आपको याद दिलाता हूं, बेलारी जी बैठे हैं, इनको भी याद होगा कि जिस प्रकार से राजनीति प्रसाद ने संसद में बिल फाड़े थे। आपको याद होगा महिला आरक्षण बिल पेश हुआ था, और उसको फाड़ के उन्होंने कहा था किसी कीमत पर इसको नहीं हम पेश होने देंगे। शरद यादव जी ने मतलब क्या कहा था, परकटी महिलाएं कहा था, जो बाल कटवा के महिलाएं जाती हैं। तो इनको इसी तरह की भाषा में ये बात ही करते हैं, और इनकी पूरी पार्टी इसी तरह की भाषा। हाँ, शालीनता से भी कहा जा सकता था कि हम संवैधानिक प्रक्रिया से इसको निरस्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ तो उद्देश्य से उसको निरस्त कराना नहीं, बल्कि उद्देश्य से मुसलमानों को खुश करके अपने पाले में लाने की बात हो रही है। आप जहां बैठी हैं मुंगेर में, वहां खानका है, और आपको याद होगा कि उसी खानका में राहुल जी और गए थे मिलने के लिए। तो इन सब का एक यही उद्देश्य है रुबिका जी, कि किसी प्रकार से हिंदू मुसलमान हो जाए, और यादवों का वोट तो इनको मिलता ही है, और मुसलमानों को जो 17-18% वोट है उनको पोलराइज करके बीजेपी का भय दिखा करके अपने पाले में लाया जाए। और इसी रणनीति के तहत
AIMIM को वो बीजेपी की बी टीम कहते हैं। मैं जब ये बातें आप ये कह रहे हैं कि हाँ आनंद जी आप जब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ मार काट फाड़ दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर एक शब्द में अगर मैं इसे समेटने की कोशिश करूं तो जंगल राज वर्सेस आप कह रहे हैं दूसरा नैरेटिव जो एनडीए की तरफ से आ रहा है। अतीकुर रहमान साहब, इस बीच मुसलमान क्या इस बात पर यकीन कर लेगा जो AIM कहने की कोशिश कर रहा है कि ये बात वो समझेगा कि नहीं? उसे मालूम है कि हमको तो किसी भी कीमत पर एनडीए को हराना है, इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन जीत रहा है कि हार रहा है, हमारे लिए बस एनडीए हारना चाहिए। रूबिका जी, मैं समझता हूँ एनडीए को हराना हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए। और जहां तक के मुद्दों की बात हो रही है तो क्या मैं जान सकता हूँ आपसे कि जब राम मंदिर का कर्तव्य कैसे कह सकते हैं अतीकुर रहमान साहब आप? पावर में आई उस वक्त में क्या मुद्दे थे? अरे देश की एकता कर्तव्य हो सकता है, वोट देना कर्तव्य हो सकता है। अतीकुर रहमान साहब पढ़े लिखे आदमी, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? अरे मुझे हाँ, लेकिन आप शुरुआत ही ऐसे भयंकर कंट्रोवर्शियल बयान से करते हैं सर। No, I'll give you good 2 minutes sir without any interruption। लेकिन मैं आपको इस बात पर इंटरप्ट करूंगी सर। ये क्या बात हुई? कर्तव्य हर भारतीय का होना चाहिए। अरे वोट देना भारतीय का कर्तव्य हो सकता है, ईमानदार होना कर्तव्य हो सकता है, डेमोक्रेसी के लिए लड़ना कर्तव्य हो सकता है। ये क्या बात हुई कि हर भारतीय को एनडीए को हराना कर्तव्य होना चाहिए? वजूहात मैं आपको बताऊंगा। वन साइडेड बयान सर। नहीं, मैं उसकी वजूहात आपको बताऊंगा ना। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी को हराना हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि वक्त बिल या मुसलमानों के साथ में उन्होंने दुश्मनी का रवैया रखा पिछले इन 10 सालों में। नहीं, मेरा मुद्दा मुसलमान है नहीं, मेरा मुद्दा है कि बीजेपी को हराना कर्तव्य भारतीयों का इसलिए है कि बीजेपी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, बीजेपी एंटी फेडरलिज्म है, बीजेपी एंटी इंडिया, एंटी हिंदू है। अब मेन मुद्दे पे आ जाइए। मैं सिर्फ एक सवाल आपके पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीट लोकसभा में थी और राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर पूरे भारत के अंदर 303 का एक स्कोर मारा, तब क्या भारत के सामने बेरोजगारी मुद्दा नहीं थी, एजुकेशन मुद्दा नहीं था? या इस तरह से जो मुद्दों की बात हो रही है, राम मंदिर के मुद्दे पे इन्होंने 2 सीट से 303 के स्कोर मारा, तब मुद्दा नहीं था। लेकिन मुसलमानों की बात करना गुनाह है, वक्त की बात करना और एश्योरेंस मुसलमानों को देना गुनाह है। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं मुसलमानों की बात करना ही नहीं चाहता। ये एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी फेडरलिज्म वाली पार्टी को हराना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अच्छा, एंटी इंडिया इसीलिए फ्रेजाइल इकोनॉमी से बेस्ट 5 इकोनॉमीज में आ गई। ये एंटी इंडिया है इसीलिए सड़कों के जाल बच गए। ये एंटी इंडिया है इसीलिए डिजिटल इंडिया एकदम बेस्ट हो गया। हाँ सर, ये एंटी इंडिया है। व्हाट इज फेक फिगर्स सर? यू आर नॉट गोइंग टू डिसाइड फेक फिगर्स ना। और ये कोई एक आदमी नहीं बोल रहा है, ये यहाँ पर बैठे हुए बीजेपी हेडक्वार्टर से निकले हुए नंबर्स नहीं है प्रभु। For God's sake, आपके मन में कुछ विचार चल रहा है, उसको आप फैक्ट के तौर पर यहाँ पर सबके सामने प्रोजेक्ट करेंगे। मैं कैसे ये अलाउ कर दूंगी सर? एक सेकंड रुकिए ना। आप कह रहे हैं आप मुसलमानों की आड़ में पूरे नहीं सर रुकिए। फैक्ट पर बात होगी, फिगर्स पर बात होगी। अगर आप कह रहे हैं कि एनडीए एंटी इंडिया है और सबका कर्तव्य होना चाहिए एनडीए को हरा देने का, तो ठीक है, 2 यहाँ पर चेहरे बैठे हुए उनसे पूछ लेते हैं। मोहम्मद फैज खान, उसके बाद धनंजय गिरी। मोहम्मद फैज खान, मेरी ये गुजारिश है कि अतीकुर रहमान साहब ने जो बात कही कि हर भारतीय का कर्तव्य है एनडीए को हराना, भाई मौलिक कर्तव्य इन्होंने पढ़ाई नहीं है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य में कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई है। तो ये बात भी आपकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि किसी पार्टी को हराना कर्तव्य है भारतीयों का। तो एक बात तो ये, और दूसरा उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का अहित करती है और उनको टिकट भी नहीं देती है, यानी वोट नहीं दोगे ये कर्तव्य बताओगे, और फिर भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी चाहिए। तो ये दोहरा मापदंड साहब नहीं चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि
आप जो सारी बातें कहते हैं, मुसलमानों को वर्गलाने की, बहकाने की बात कहते हैं, आप ये क्यों नहीं कहते कश्मीर में क्या हुआ, केरल में क्या हुआ, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, वहां अनकॉन्स्टिट्यूशनल घटना नहीं हुई थी? जहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था वहां पर आपने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा लेकिन जय फिलिस्तीन कहूंगा। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ, जबकि भारत माता की जय कहना संविधान में लिखा हुआ है, फिर भी आप जय फिलिस्तीन कह रहे हो, उसको डिफेंड कर रहे हैं। और आपकी पार्टी के लोग भी न भारत माता की जय कहते हैं, न वंदे मातरम कहते हैं, और भारत के हित में और मुसलमानों के हित में जो भी आएगा, चाहे इसमें ट्रिपल तलाक हो, चाहे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हो, आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी सर। 20 सेकेंड, आतिकुर रहमान साहब 20 सेकेंड, और उसके बाद वारिस पठान वर्सेस धनंजय गिरी। ऑल राइट रूबिका जी, मेरी बात का तो जवाब दिया ही नहीं ना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब राम मंदिर के मुद्दा बनाकर बीजेपी 2 सीट से एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आ गई, तब क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं था? तब क्या एजुकेशन मुद्दा नहीं था? तो क्यों भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के नाम पर वोट मांगे और 2 सीट से एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आए? इस बात का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता दे तो मेहरबानी होगी। जो जो वचन वो तो पूरा किया, बीजेपी बनवा दिया। मोहम्मद फैज रुकिए, आपने सवाल पूछा ना। अतिकुर रहमान साहब क्यों ताबले हो रहा है? आपने सवाल पूछा, धनंजय जी यहाँ पर मौजूद है, धनंजय जी जवाब दीजिए। हाँ धनंजय जी जवाब दीजिए। रूबिका जी, इनके हृदय में इतनी हिकारत भरी होगी, हमारा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, हमें मोहब्बत से भरा हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो पहले पन्ने पे राम दरबार लगाया, क्योंकि राम इस देश की अस्मिता, इस देश की भावना, इस देश का प्राण स्वर जो है वो राम है, रामत्व है। इस देश की तपस्या, त्याग, तर्पण, समर्पण की भूमि है। राममय है यहाँ का कण कण, और इसीलिए फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी स्टेबल 5 हुई। इसकी इसीलिए 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आई। इसीलिए मुल्क का मुस्तकबिल के साथ मुसलमान जुड़ करके मुल्क को बेहतरी के मार्ग पर ले जा रहा है। आपके हृदय में हिकारत भरी होगी, ये हिकारत आपके अंदर नजर आ रही है। हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां आपकी तरह एक बात एक तरफ नहीं कहते, एक तरफा बात नहीं करते। और भाईजान, मैं आपके बीच में नहीं बोला था भाईजान, इतनी तो रखिए कि आप इतना बीच में मत बोलिए। और अरब के एक बड़े आलिम, नहीं अपने समय पर करिएगा ना प्लीज, अपने समय पर करिएगा प्लीज प्लीज। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अरे नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप अपने समय बोलिएगा और बात कंप्लीट करिए ना। नहीं, मैं तो आपको कितना, नहीं मैं आपको कितना ध्यान से सुना हूं, नहीं मैं तो अपने आपको कितना ध्यान से सुना हूं। आप मेरी बात सुन लीजिए, और आप जो कह रहे हैं समय पर कर लीजिएगा ना, अपना समय मिलेगा तो कर लीजिएगा। आपकी बात का जवाब तो पूरा हो जाए, आपकी बात का जवाब तो पूरा सुन लीजिए। और जो आपके दिल के ख्वाब हैं, आपके जो अरमान है, उस भाई साहब पूरी बात तो सुन ले रहे हैं, बीच में बोला एकदम बीमारी है क्या कोई आपको? मैं कह रहा हूं कि जो आपके दिल के अरमान है, जो आपके दिल के अंदर की हिकारत है, अरब के एक बड़े आलिम जुनैद ने कहा है, जिन्हें खुद की खबर नहीं वो खुदा का एड्रेस बताते हैं, जिन्हें खुद की खबर नहीं। आपको पता है, आप इस भारत ही ऐसा देश है जहां इस्लाम के 72 फिरके रहते हैं और बड़े शान से रहते हैं, बड़े अदब से रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, लिबान के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? वैसे एक बात तो है वारिस पठान साहब, धनंजय गिरी की पकड़ उर्दू पर बहुत अच्छी है, ये बात तो वारिस पठान आप मानेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में मुसलमान वोटरों पर भी पकड़ अच्छी हो जाए। आप लोग सिर्फ डरा कर राजनीति करते रहेंगे और सामने वाला जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हो सकता मुसलमान वोटर तो नहीं, इनके भी जो वोटर है ना वो भी चले जाएंगे। वजह क्या बताऊं, अभी जुमला कैसा दिया है इन्होंने, अभी छठ पूजा चल रहा है, पर्व चल रहा है, इन्होंने कहा था 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन लगा देंगे हम छठ के लिए। अब जो मुंबई, तेलंगाना, हैदराबाद या जयपुर, राजस्थान से जिन लोग को वहां पहुंचना है, ना ट्रेन है, ना वो बैठने की जगह है, ना टॉयलेट में खड़े रहने की जगह नहीं है। इतना इन लोग ने तहस महस कर दिया। हमने यहां तक के वीडियो बना के रेल मंत्री को कहा था कि आप ट्रेन का बंदोबस्त करिए, हमारे जो हिंदू भाई जाना चाहते हैं विभिन्न जगहों से भारत के बिहार, उनको पहुंचने में बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ नहीं, बैठे हुए ये जुमला सबने देखा कि किस तरह आपने बेवकूफ बनाया। इसीलिए हर बात इनकी जो है सिर्फ और सिर्फ जुमला है। ये 2 करोड़ युवाओं को ना रोजगार मिलने वाला है, ना महंगाई दर की कभी ये बात करेंगे, ना डेवलपमेंट विकास की बात करेंगे। और रूबिका जी, आप तो वहीं हो ना बिहार में, सीमांचल में जरा राउंड तो एक मारो। सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग भारत देश का बिहार में सीमांचल। क्यों पता है आपको?
65% वहां पे मुसलमान लोग हैं। किसी ने इनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं किया। 20 साल इन्होंने राज किया, 25 साल उन्होंने राज किया, मगर सब राज के मुसलमान के वोट की मस्त रबड़ी मलाई खाए अपने बाप की जागीर समझ के। मगर जब उनका काम करने की बात आई, कुछ नहीं। सीमांचल के लिए स्पेशल बोर्ड बना था, नहीं बना। एएमयू को 100 करोड़ का पैकेज देना था, नहीं दिया। सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दिलाने का था, नहीं किया। और अब आके आप मुसलमानों को बेवकूफ समझ लिया है कि आप मुसलमानों को रमजान में जाकर उनकी खजूर खिलाएंगे, टोपी बिना के चले जाएंगे, तो नहीं चलेगा तेजस्वी बाबू। ना आपका चलेगा, ना जेडीयू का चलेगा। तो मुसलमानों के सामने विकल्प है, विकल्प के तौर पर मुसलमान देख रहे हैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को। हम तो आपने क्या कर लिया है? आप भी तो मुसलमानों को डरा डरा कर ही उनका वोट ले रहे हैं ना सर। क्या डराते आप भी तो डराते ही हैं। और क्या करते हैं? मैं मुख्य धारा में कौन लाया है? कोई नहीं ला रहा है। एक डरा रहा है, दूसरा कह रहा है कि अगर आप लोगों ने हमको वोट नहीं दिया तो वो देखना वो सत्ता में आ जाएंगे, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। किसी ने नहीं छोड़ा है ना, सब उसको गेंद की तरह ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। अनंत विजय जी कह रहे हैं बीजेपी वादा करती है, निभाती नहीं है। आरजेडी भी यही काम तो कर रही है 5 साल में, जो आज तक कोई नहीं ला सका। शुद्ध करना चाहता हूं। ना अनंत विजय जी, हाँ, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। 2 वक्ताओं ने यह कहा कि रेल मंत्री ने 12,000 ट्रेन चलाने की घोषणा की थी। ये वैसा ही है जैसा जुमले की बात ये लोग कर रहे थे, जिसको आपने बताया कि वो जुमलेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने 12,000 ट्रेनों के फेरे बोले थे, फेरे, और वो 12,000 फेरे चल रहे हैं ट्रेन के। इन लोगों को मतलब एक मुद्दा बनाना है कि 12,000 ट्रेन चला देंगे। अरे सपना थोड़ी आ रहा है कि रेल मंत्री ऐसा बयान दे देंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिहार में आज मुसलमान सबकी प्रायोरिटी पे इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आरजेडी को यह लगता है कि वारिस पठान साहब की पार्टी उनके वोट काटेगी। पिछली बार भी इन्होंने 5 सीट सीमांचल में लेके बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था पहली बार बिहार में, और इस बार फिर ताल ठोक के ये मैदान में है और इनके सदर पूरे बिहार में घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी पार्टी का जो डर है तेजस्वी बाबू को, वही डर उनको वक्फ की ओर लेकर जा रहा है। बार बार इस प्रकार के बयान आ रहे हैं। क्या तेजस्वी बाबू को असद ओवैसी का डर सता रहा है और इसीलिए इस तरीके के बयान आ रहे हैं? बेल्लारी जी, नहीं डर नहीं है। मैं तो कहा ना, अब अनंत विजय जी कह रहे हैं कि फेरे की बात की थी। हो सकता है वो वीडियो आप दिखा दीजिए। मैं तो सुना था कि 12,000 ट्रेन चलेंगी। अब ये कह रहे हैं, मैं तो पहले से आपको बता रहा था कि जो इनका बना था कि सबको लाएंगे, सब अपना जितने 100 मेंबर थे उसके सब अपना मोबाइल बंद कर दिए हैं। उनका छठ भी नहीं मना, वो गाँव भी नहीं आ पाए। ये भी हुआ। अभी आपको छोटा सा एक बता दूं कि ये कुर्सी पाने के लिए, सत्ता में रहने के लिए कब पलटेंगे, कब क्या करेंगे, ये नीतीश कुमार ये कहा करते थे। सब हम लोगों ने सुना है। अनंत विजय जी भी सुने होंगे कि रेवड़ी जो बांटते हैं ये बहुत गंदा काम करते हैं। रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए, मैं बिजली मुफ्त नहीं देनी चाहिए। वही नीतीश कुमार आज 125 यूनिट बिजली फ्री देते हैं कि नहीं देते हैं? आप निकालिए। कई बार मुख्यमंत्री ने कहा नीतीश कुमार ने कि एकदम नहीं देना चाहिए, फालतू बात है। तो इसे बदलते रहते हैं सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए। ये भी वही करेंगे। कहां से नौकरी दे पाएंगे? अब सब जानता है कि नहीं दे पाएंगे, लेकिन लगता है कि इनको यही कहने से वोट मिल जाएगा। जैसे अब नहीं, पर इस लिहाज से तो फिर बेल्लारी जी मतलब ये बड़ा ये गजब है। मतलब सबने क्या वोटरों को बेवकूफ समझ रखा है? बेवकूफ समझ रखा है धनंजय जी, जैसा बेल्लारी जी कह रहे हैं। बेवकूफ जैसे ये मुसलमान है, कह रहे हैं ना कि कैसे हमको माने बुर्बक बना करके। अरे जब लोभी है, आप कुछ लेने के लिए है तो वो बुर्बक बनाएंगे, लोभी बनाएंगे। आप तो हैं, आप जात पात में बटे हुए हैं, धर्म पे बटे हुए हैं। वो आएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं। कन्हैया जी आपका समय ओवर हो गया, हमसे मुखातिब है वो। रूबिका जी, कन्हैया जी जो बात कह रहे हैं ये उनकी अपनी सोच है।
हमारी एनडीए की सरकार ने पिछले 20 सालों में जो बिहार का विकास किया है और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजनीति में एक प्रो इनकम्बेंसी का जो दौर शुरू हुआ है वो ऐसे नहीं शुरू हुआ है। उनके निश्चय में, उनके केंद्र में, उनके योजनाओं में जन समाज के अंदर मैदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है। इसीलिए बिहार आज वहां से निकल करके आया है कि आज बिहार 23,000 करोड़ की इकोनॉमी से 3,17,000 करोड़ की इकोनॉमी तक आया है। आज जीविका दीदियां 1,40,00,000 जीविका दीदियां बनी है। जो जीविका दीदी की नौकरी पैरवी करने की बात करूं, जानते नहीं कि कंसेप्ट है क्या, किस तरह से समाज को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, कैसे गांधी वो ये कह रहे हैं कि एक टाइम था जब नीतीश बाबू कहते थे कि फ्री में चीजें नहीं देनी चाहिए, लेकिन आज सबसे बड़ा जो मुद्दा बन गया है वो यही है। वोटर भी यही कहता है। महिलाओं से जब मैं बात कर रही हूँ तो वो कह रहे हैं कि अगर पैसा दिया जाएगा तो फिर हम सोचेंगे। तो ये जो अब नया ट्रेंड निकल कर आया है ये कितना सही है, वो भी तब जब आपका सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको देश को विकसित भारत बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। बिहार के अलग अलग इलाकों में विधानसभा सीटों को कवर करने का ये दौर हमारा जारी रहेगा। जारी रहेगी न्यूज़ 18 इंडिया पर गूंज।